योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के इन दिनों जो सियासत चल रही है। मैं अनशन की नहीं कर रहा, मैं एक तरफ बात कर रहा हूं 24 अप्रैल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहत आपके द्वार पहुंच रही है। उन्होंने जो विभिन्न योजनाएं हैं उनकी राहत कैंप की बात कही है। दूसरी तरफ बीजेपी के जनाक्रोश सभाएं जारी हैं, जिला स्तर पर चल रही हैं, वो ब्लॉक तक जाएगी, संभाग और फिर जिले और फिर उसके बाद ब्लॉक। और काफी एग्रेसिव उनके पार्टी के कार्यकर्ता नेता, राजसमंद हो चाहे बारा हो, चूरू हो, जो कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के बीजेपी जनता के बीच जा रही है और कह रही है कि महंगाई क्यों हुई है और जनता को कांग्रेस में कमियां जो दिखाई दे रही हैं वो उनके बीच ले जाई जा रही है कि अशोक गहलोत सरकार के टाइम पे क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रही, क्या राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, क्या बेरोजगारी की स्थिति रही। ये जनाक्रोश के मुद्दे हैं। दूसरी तरफ राहत कैंप अशोक गहलोत अब शुरू करने वाले हैं। उनको लगता है कि मेरी योजनाएं हैं जनता के लिए बनाई हैं और उन्हीं के दम पर हमें एक बार फिर जो अब तक मिथक बनता चल रहा है 1993 से कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, हम उसको तोड़ देंगे और हम सरकार को दोहराएंगे। तो चले इस मुद्दे को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ नवनीत सिंह राजपुरोहित जी भाजपा से हैं, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं और हमारे सहयोगी अनिल सेन जी हमारे साथ हैं। मैं राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। जनाक्रोश बीजेपी लेके जा रही है, लेकिन राहत कैंप का थोड़ा सा मैं चाहूंगा, हालांकि फुल पेज विज्ञापन अशोक गहलोत साहब ने दिए हैं, लोगों ने उसको पढ़ा भी है, लेकिन कैंप कैसे राहत के कैसे बैठी जाएगी ये रात? देखिए योगेंद्र जी, राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की जो मिथक है, इस बार 2023 में कांग्रेस पार्टी उसको तोड़ने जा रही है। उसी श्रृंखला में हमने अभी लाभार्थी शिविर भी लगाए थे, हमने संभाग सम्मेलन भी किए हैं और अब 24 अप्रैल से हम लोग महंगाई का लिए जो राहत का कैंप है वो लगाने जा रहे हैं। इस राहत कैंप में हम लोग ये चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी का सपना है, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो मैं अच्छी अच्छी योजनाएं बनाता हूं अंतिम व्यक्ति तक, गांव ढाणी तक वो कई बार वो योजना नहीं पहुंच पाती या उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि योजना कैंप के माध्यम से आपके घर ही आ रही है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, चाहे आपको 50 यूनिट से 100 यूनिट करानी हो, चाहे वो 10 लाख से आपको 25 लाख का चिरंजीवी बीमा करना हो, चाहे दुर्घटना बीमा 5 लाख से 10 लाख करना हो, चाहे आपको पशु के लिए कामधेनु पशु बीमा योजना कराना हो, चाहे आपको पेंशन बढ़वानी हो, चाहे आपको 500 रुपए का सिलेंडर, तमाम योजनाएं आपके घर आ रही है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। राजस्थान के मुखिया चाहते हैं कि कोरोना हुआ, कोरोना में भी उन्होंने तय किया था कि मैं राजस्थान में किसी को भूखा नहीं समझूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो आम बजट भारत केंद्र सरकार की तरफ से आता है, हमेशा राजस्थान की जनता को उससे निराशा मिली। तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि मैंने कांग्रेस में का मुख्यमंत्री होने के नाते, राजस्थान का मुख्यमंत्री के नाते मैंने वादा किया था मैं गार्जियन के रूप में आपकी सेवा करूंगा। तो उन गार्जियन ने यह तय किया कि महंगाई के जो मार बार बार भारतीय जनता पार्टी के आम बजट में दे दी जा रही है, जीएसटी टैक्स कम नहीं कर रही है, ईआरसीपी पे बोलती नहीं है, ओपीएस पे बोलती नहीं है और गब्बर सिंह टैक्स कम नहीं होता है, पेट्रोल डीजल महंगाई बेरोजगारी तमाम मुद्दों पे नहीं बोलती है। अगर कोई बोलता भी है, एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता अगर बोलते हैं तो उनको बोलने की सजा आप देख रहे हैं कितनी बड़ी दे दी जाती है, तो आम व्यक्ति तो कैसे बोलेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि जितनी भी योजनाएं मैंने शानदार बनाई है, मैं राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत देने के लिए और उनके घर ही पहुंच रहा हूं। तो वो राहत कैंप आपके गली मोहल्लों में, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर तमाम हजारों जगह लगेंगे और राजस्थान की जनता उसमें रजिस्ट्रेशन करा करके लाभ ले पाएगी। सुना नवनीत जी? जी, राहत कैंप पे आप लोग जबरदस्ती का आक्रोश कर रहे हैं, राहत सरकार इतनी देने जा रही है। योगेंद्र जी, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर राहत कैंप अभी लोगों के द्वार तक जा रहा है, जब चुनाव में 6 महीने बच गए हैं और आप कह रहे हैं राहत, तो मुझे लग रहा है कि आपने एक तरीके से स्वीकार कर लिया है कि 4.5 साल में किसी भी तरह राहत लोगों तक पहुंची नहीं है। कांग्रेस ने बिल्कुल कांग्रेस क्या लोग ये समझ के चलते हैं कि आपको भी पार्टी समझते हैं लोग? नहीं, कांग्रेस की ही बात चल रही है कि कांग्रेस ने 4.5 साल तक कोई राहत लोगों तक नहीं पहुंचाई है, इसलिए अब इनको ये दुर्गामी ये जो चीजें करनी पड़ी, राहत कैंप और ये सब। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, देखिए मैं वेरियस टीवी चैनल्स पे शुरू से कहता रहा हूं जब से ये बजट आया है कि ये बजट सिर्फ खोखले वादों का बजट है। आपके पास बजट एलोकेशन फंड है नहीं कि आप इतनी सुविधाएं दे पाएंगे। जब अशोक गहलोत जी के सामने ये प्रेजेंट किया गया ब्यूरोक्रेट्स द्वारा कि साहब आपने घोषणाएं तो इतनी लंबी कर दी, अब ये अपन, क्योंकि जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज का फिगर है वो काफी ज्यादा है और उससे इतना बजट इनके पास है नहीं कि उनको 500 रुपए में सिलेंडर दे दें या 100 यूनिट बिजली फ्री दे दें या चिरंजीवी का इतना लाभ दे दें। जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये तय किया कि आप प्रक्रिया को जटिल बना दो, जबकि स्टैट्स और फिगर सब है डायरेक्ट बेनिफिट। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो बीच के ये जो बिचौलिए जो मीडिएटर्स हैं इनको हटा के डायरेक्ट बेनिफिट देना चाह रहे हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम्स चलाना चाह रहे हैं।
वो होता है असली लाभ, ना कि आप प्रोसीजर को और जटिल बना दें। आपके पास फिगर्स हैं, आपके पास स्टेट्स हैं, आपके पास डेटा है, आप डायरेक्ट बेनिफिट अगर देने की नियत हो तो आप दे सकते हैं, लेकिन डिले कैसे करना है, प्रोलॉन्ग कैसे करना है। इसलिए बजट की घोषणा हुई थी फरवरी में, उससे पूरा मार्च खत्म हुआ, अब अप्रैल के 24 दिन निकल जाएंगे, उस दिन तो आप कैंप लगाएंगे। ये कैंप की प्रक्रिया महीना 1.5 महीना चलेगी, जब तक मई जून का टाइम आ जाएगा। उसके 1-2 महीने बाद आपकी आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं ये नेक्सस, क्रोनोलॉजी, जैसे हमारे नेता अमित शाह जी कहते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए कि ये सारा गेम प्लान जो है, ये जो बजटरी घोषणाएं हैं वो धरातल पे ना उतारनी पड़े, लेकिन पैकेजिंग भी हो जाए, मार्केटिंग भी हो जाए। इस तरीके से ये सब लिपापोती की जा रही है, फिगर्स को कम करने की कोशिश की जा रही है कि जो बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन कैंप लगाएंगे तो आप जानते हैं कि जितना आपके पास डेटा और रिकॉर्ड है उसका मात्र 60 से 70% व्यक्ति जो रजिस्टर कर पाएगा। और इस रजिस्ट्रेशन और जटिल प्रक्रिया के थ्रू हो सकता है आपके मीडिएटर्स, बिचौलियों को कुछ पैसा खाने का भी मौका मिल जाए, जो अशोक गहलोत जी की हमेशा मनसा रहती है। जी अनिल, क्या लगता है कि एक तरफ दावे और दूसरी तरफ ये कहा जाएगा कि कुछ नहीं हुआ? जनता बड़ी उलझन में रहती है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। खैर चलिए, ये तो एक अलग बात है, जनता को इतनी फुर्सत नहीं है क्योंकि उसको 2 जून की रोटी की चिंता है और वो उसी की व्यवस्था में लगे रहते हैं। क्योंकि अब कितनी राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, जैसे राजकुमार जी कह रहे हैं कि वो कैंप्स लगेंगे, तो गवर्नमेंट के पास आंकड़े वगैरह तो ऑलमोस्ट सभी होंगे कि हाँ कितने लोगों को राहत देनी है, क्या राहत। और जब जनाधार कार्ड बनवाए गए तो ई मित्र जो है उन्हीं के जरिए, क्या लगता है इसको और इसको सरल किया जा सकता है कि आप ई मित्र के जरिए ही करा सकते हैं, या फिर प्रशासन गांवों के संग अभियान चलता है, शहरों के संग अभियान चलता है, उसी तरह से अभियान लगाया जाएगा इसमें? देखिए, सरकार को जो मोटो इसमें नजर आता है वो ये फील करवाना चाहती है पब्लिक को कि हाँ ये योजना इस कांग्रेस सरकार ने दी है, आप जो राहत ले रहे हैं ये गहलोत सरकार ने दी है। ये कहीं ना कहीं कैंप तक अगर आम व्यक्ति, जनता का प्रतिनिधि अगर पहुंचेगा तो शायद उसको एहसास हो पाएगा। और ठीक चुनाव है इसके बाद में, तो ये चुनावी बेनिफिट अगर हो तो ये कहीं ना कहीं उसका लाभ लिया जा सकता है। राहत की जहां तक बात है, हालांकि ये देखा जा सकता है कि इस राहत के बीच में सरकार भी चाहती है कि उसको राहत मिले। जनता के बीच में बीजेपी पहले ही जा चुकी है, आक्रोश को लेकर तमाम कानून व्यवस्था के मुद्दे हो, महिला अपराध हो, उनको यहाँ पर मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच सरकार भी एक प्रयास यहाँ पर कर रही है कि वो अपनी योजनाएं तो बताएं ही और जनता को ये एहसास भी कराएं कि इस सरकार ने उनको कितनी राहत देने की कोशिश की है। और अगर ये मैसेज जनता के बीच में जाता है तो बखूबी कहा जा सकता है कि जो ये चर्चा चल रही है, और खासतौर से कांग्रेस नेता अक्सर ये कई बार कहते भी हैं कि इस बार मिथक टूटेगा। ये मिथक तभी टूटेगा जब जनता को एहसास होगा कि हाँ उनके लिए शायद ये सरकार राहत भरा कदम बढ़ाई है। चाहे महंगाई से मुद्दे की बात कर ली जाए या तमाम दूसरे जो इश्यूज हैं उनकी बात की जाए। 10 योजनाएं इसके अंदर, इन कैंपों के अंदर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जाएगा। खासतौर से 100 यूनिट बिजली फ्री, अगर वहां पर कोई भी प्रतिनिधि जाएगा, रजिस्ट्रेशन अपना करवाएगा, तो उसको एहसास भी होगा कि हाँ मैं वहां कैंप तक पहुंचा था। कैंप पर पहुंचेगा तो 10-20 लोगों की लाइन भी लगी हुई वहां पर मिलेगी। वो शायद हो सकता है कि किसी कांग्रेस नेता का चेक भी लगवाए और पहुंच भी अपने वहां पर बताए। लेकिन फिर भी ऑल ओवर अगर इसमें पूरा कैंप की अगर हमारे एक धारणा ये भी बनी होती है, एक साइकोलॉजी इंसान की बनी होती है कि सीधी राहत अगर तुरंत मिलती है तो उसको भी लोग अवसर में तब्दील नहीं होने देते हैं। तो आपको उसके लिए सीधा से ये है कि आपको थोड़ा सा आप लाइन में लगिए, आप उस योजना का महत्व समझिए, फिर उसके बाद में लगता है कि जो वहां पे वॉलेंटियर है या नेताजी हैं या फिर प्रशासन का नुमाइंदा है उसने हेल्प की, फिर उसको लगता है कितना बड़ा काम मेरा सहज हो गया और मुझसे ये राहत मिलेगी। तो उससे एक पूरी एक इंट्रोड्यूस होता है उस चीज से कि हाँ मैं अब लाभार्थी बनाऊं, उसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए, बिल्कुल हमने निःशुल्क दवा योजना का देखा था, काफी राहत मिली, लेकिन एक मैसेज पब्लिक के बीच में नहीं गया। आज भी अगर निःशुल्क दवा योजना की बातें देखी जाए, सरकारी अस्पताल तक व्यक्ति पहुंचता है, दिखा के भी आता है, दवा की पोटली भी लेकर आता है, लेकिन उसका हश्र क्या होता है घर में हम देखते हैं तमाम लोगों के, वो शायद उस दवा को ऐसे समझता है कि फोकट की आई हुई है, फ्री की आई हुई है, यूज भी यूटिलाइज भी जो है उसको सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो ये एक एहसास कहीं ना कहीं कराने की कोशिश है सरकार की कि जो योजनाएं, जो लाभ जनता के लिए सरकार ने दिए हैं, जनता को भी एहसास हो कि हाँ सरकार ने ये कदम बढ़ाए हैं जो कि वो उनका बेनिफिट वहां पर ले रहे हैं। जी राजकुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी सवाल तो खैर खड़ा, अभी आपने सुना राजपुरोहित जी को, उनका साफ कहना था कि केवल बस एक लीपापोती वाली स्थिति है ये, और इससे फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर फायदा देने की बात है तो फिर कैंप क्यों? देखिए योगेंद्र जी,
मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा बीजेपी के ने कि ये सिर्फ लीपापोती है। राजस्थान के मुखिया बार बार कह चुके हैं कि वो इस तरह की लीपापोती में कभी यकीन नहीं करते हैं। राजस्थान के गार्जियन के रूप में वो हमेशा सेवा करते आए थे। कोरोना काल में भी भारत सरकार ने हमको वैक्सीन में भी हमको लटकाया था और तमाम तरह की सुविधाओं में भी हमको लटकाया, लेकिन हमने तय किया कि हम राजस्थान में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। उसके बावजूद हमने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। हमने पॉलिटिकल पार्टियों से सहयोग लिया, एनजीओ से सहयोग लिया, सभी धर्मगुरुओं से, सबसे सहयोग लेकर के हम राजस्थान की सेवा करी। तब अशोक गहलोत जी ने तय कर लिया था कि इस महंगाई से भी मैं स्वयं अपने स्तर पर लड़ाई लड़ता हुआ राजस्थान की जनता को राहत दूंगा। हम अगर राजस्थान की जनता को राहत दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? अगर हम ईआरसीपी के मुद्दे पर अगर बोलते हैं और 13 जिलों के किसान को अगर खेत को पानी पिलाने की बात कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के 25-25 सांसद अपने प्रधानमंत्री जी से कहते क्यों नहीं है? और प्रधानमंत्री जी अगर अपने आप को ताकतवर मानते हैं तो दोनों चीफ मिनिस्टर को बुला करके और क्यों नहीं आदेश जारी करते कि ये दोनों जिलों को, 13 जिलों को पानी आज की रात से या कल रात तक मिल जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है, लेकिन ईआरसीपी के मुद्दे में केवल गोल मटोल जवाब देते हैं। बाड़मेर की रिफाइनरी वाला मुद्दा देख लीजिए आप, ओपीएस देख लीजिए। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसमें राजस्थान की जनता के मुखिया ने, अशोक गहलोत जी ने हमेशा राजस्थान की जनता के पक्ष में बोला है। राहत देने का भारत सरकार ने कोई काम नहीं किया है। जीएसटी आज तक इन्होंने कम नहीं करी। हम लोग, हमारे नेता ने कहा गवर्निंग टैक्स, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी के मैं नेताओं को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में सच्चाई बोलने की सजा अगर इतनी नेशनल पार्टी के इतने बड़े लीडर को मिल जाती है तो आम जनता अगर सच्चा बोलेगी तो उसके साथ क्या होगा? आम जनता बेचारी बोल नहीं पाती है। जी जी राजकुमार जी, ईआरसीपी के बेनिफिशरीज से भी फार्म भरवाएंगे आप लोग या उसका तो पानी आएगा जब? नहीं, ईआरसीपी के मुद्दे पर तो राजस्थान के मुखिया चाहते हैं कि 13 जिलों के किसानों को मैं किसी भी रूप में लड़ झगड़ के कैसे भी करके पानी उनके खेतों तक, गांवों तक पहुंचा दूं। उस मुद्दे में हम भारत के जो हमारे राजस्थान के 25 सांसद हैं उनसे हम अपील कर चुके हैं बार बार, और प्रधानमंत्री से भी अपील कर चुके हैं कि कृपा करके आप, चुनाव का वक्त है, चुनाव में तो देख लीजिए आपको 2 वोट ज्यादा मिलेंगे, लेकिन आप तो इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि ये कहीं अशोक गहलोत जी क्रेडिट नहीं ले जाए। मैं कह रहा हूं चैनल पे कि क्रेडिट आप ले जाना, लेकिन 13 जिलों के किसानों को, खेतों को पानी तो दे दीजिए प्लीज। सुना सब आपने, ये भी एक राहत की बात है अगर आप दे देंगे तो। जी, मैं पहले क्रमबद्ध तरीके से बात का जवाब दे दूं। ये कहते हैं कि गब्बर सिंह टैक्स ज्यादा है, तो मुझे ये जवाब दे दें कि जो पेट्रोल डीजल जो जीएसटी के बाहर है, जिस पे वैट लगता है, वो आज इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य वसूल कर रहा है? राजस्थान का जो पेट्रोल जीएसटी के ऊपर वैट है वो कितना है? क्या वो सबसे ज्यादा नहीं है? पहला एक मुद्दा। अगर आप इतना ही टैक्स के बारे में सोचते हैं और अपने रेवेन्यूज की चिंता नहीं करते हैं तो आप जीएसटी, आप वैट के जो ये फिगर्स हैं पेट्रोल डीजल पे, उसको क्यों नहीं कम करते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा भाव में बिक रहा है। दैट इज नंबर 1। दूसरी बात मेरी ये है कि ये कहते हैं कि 4-4.5 साल में ये काम किया, वो काम किया। अभी ओपीएस की भी बात करी, क्या आपने ओपीएस लागू कर दिया? नहीं कर पाए। आपने बजट की घोषणा करी, हमेशा ऐसा ही होता है कि कोई भी घोषणा करते हैं अशोक गहलोत जी, लेकिन अब मुझे लगता है एक्सपोज हो गए हैं। ये घोषणाएं ऐसी ही करते हैं जिसमें आगे जाके कोई टेक्निकल पेच हो, और उस टेक्निकल पेज की वजह से ये वो घोषणा उलझ जाए, वो धरती पे लागू नहीं हो और फिर ये बच के निकल जाए। ओपीएस में इन्होंने अब एक एनपीएस का लफड़ा बीच में डाल दिया है कि नेशनल पेंशन स्कीम के कुछ अमाउंट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और वो जब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें देगी नहीं, हम ओपीएस का पैसा देंगे। अरे ये सारा होमवर्क पहले करना चाहिए था। मैं हमेशा, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए ही अशोक गहलोत जी के खोखले वादे हम बोलते हैं, क्योंकि दे हैव टू बी एक्सपोज्ड। आप सारा होमवर्क, आपको पहले रिसर्च वर्क पहले करना चाहिए था, जो आप करते नहीं है। जैसे कि 19 जिलों की घोषणा आपने कर दी, अब आपको पता पड़ा आपके पास बजटरी एलोकेशन नहीं है। टोटल 19 जिलों में आपने 2000 करोड़ रुपए दिए, जबकि एक जिले को का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में 2000 करोड़ की कॉस्ट आती है। वो आपके पास पैसा था नहीं, आपने घोषणा कर दी। उसमें भी होमवर्क लैक किया कि दूसरे जिलों में प्रोटेस्ट, जो जिले मांगे प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके बाद आप बताइए धरातल पे चीज उतरी कौन सी है 4.5 साल में? अगर 4.5 साल में मात्र धरातल पे कोई चीज उतरी है तो वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच का मनमुटाव, झगड़ा, लड़ाई, अंतरकलह, जिससे इस प्रदेश की जनता का विकास 4.5 साल तक रुका हुआ रहा है। और अब जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब नवंबर दिसंबर का टाइम आए और इस जो समस्या है, ये जो झंझट है, इससे छुटकारा पाए। मेरी आखिरी बात, ये जो कहते हैं कि इस बार ये परिपाटी टूटेगी, जो एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस राजस्थान में आती है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान का हर एक व्यक्ति ये मानता है कि इस बार ये परिपाटी टूटेगी, लेकिन टूटेगी किस तरीके से? ये इस तरीके से टूटेगी कि ये कांग्रेस का राजस्थान में आने वाले 3 से 4 दशकों का आखिरी कार्यकाल होगा, और इसके बाद कांग्रेस आपको अगले 30-40 साल 50 साल इस राजस्थान प्रदेश में नहीं दिखेगी। और इनके कर्म भी ऐसे ही हैं। एक सवाल मेरा राजपुरोहित जी आपसे है जी,
जनाक्रोश सभाएं कर रहे हैं, आप रैली निकाल, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सभा का समापन और सभा की सफलता आप लोग पुलिस से उलझ करके क्यों करना चाहते हैं? देखिए, पुलिस तो स्थायी है, आपकी गवर्नमेंट रहे चाहे उनकी रहे, इनका तो कोई ये किसी पार्टी का वॉलंटियर तो है नहीं। पुलिस से उलझा नहीं जाता है, ये जन आक्रोश जो अब आप देख रहे हैं, जिला मुख्यालय घेराव जन आक्रोश है। आप इसमें फर्क समझिए, जो पहले राजस्थान में हुआ था वो सीएम आवास घेराव का योजना थी और इस बार जिला मुख्यालय घेराव की योजना है। तो हमें समझ नहीं आता, जब हमारा एक समूह या तो चाहे सीएम हाउस जाना चाहता है कोई ज्ञापन देने या उनसे बात करने, तो अशोक गहलोत जी पुलिस को आगे करते हैं। जब हम जिला मुख्यालय घेराव करने जाते हैं, जो कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, इसको आप बंद नहीं कर सकते, इसमें क्या गलत है? जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतार रही है, उठा रही है, तो ये पुलिस को तो वो आगे करते हैं। हम थोड़ी ना पुलिस स्टेशन जाते हैं पुलिस से भिड़ने के लिए, हम हमारे राइटफुल तरीके से, हमारे फंडामेंटल राइट के तहत हम जिला मुख्यालय की तरफ अग्रसर होते हैं, रास्ते में ये बैरिकेड्स लगाते हैं, ये पुलिस को आगे करते हैं। यानी तानाशाही जो लोकतंत्र की राष्ट्र लेवल पे बात अलाउ करना चाहिए किसी कैंपस में, आप कम से कम नेगोशिएट करिए। लेकिन इनका तो मोडस ऑपरेंडी एक ही है, जिन्होंने महिलाओं वीरंगनाओं तक को नहीं बख्शा। योगेंद्र जी, अपने तो कुछ दिन पहले की बात है, वो वीरंगनाएं क्या भीड़ के साथ थी? वो 4 वीरंगनाएं रोड पे 12-15 दिन तक क्या डिमांड कर रही थी कि हमें मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए। ये मुख्यमंत्री जी किसी के सामने क्यों नहीं आना चाहते हैं? ये क्या कोई बहुत वीवीआईपी, ये भूल गए कि इन्हीं जनता ने इनको चुन के भेजा है? कोरोना में ये पूरे टाइम लॉकडाउन में अंदर कमरे में बैठे रहे, वहां से इन्होंने सरकार चलाई। फिर सचिन पायलट और खुद का जब अंतरकला आया तो इन्होंने होटलों में से सरकार चलाई, बसेस में से सरकार चलाई, और वीरंगनाओं ने मिलने का कहा तो ये मिलने का, ये अहंकार किस चीज का है? इन्हीं जनता ने समय कम है, जवाब दिलवाता हूं मैं जी। राजकुमार जी, सुना भी आपने आपके साथी को? बिल्कुल, मेरे साथी जो पुलिस को आगे कर देते हैं आप रोकने के लिए, बीजेपी प्रोटेस्ट करना चाहती है जनता की मांग को लेके। मैं मेरे साथी को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के एकमात्र राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं जो नियमित जन सुनवाई करते हैं। कोरोना काल में भी उनके बार बार कोरोना हुआ, अभी भी कुछ दिन पहले उनके कोरोना हुआ, लेकिन जनता से उन्होंने अपनी दूरी कभी भी नहीं बनाई। जनता के लिए हमेशा द्वार खुले रखे, चाहे वो स्वयं मिलते हैं और किसी कारण से अगर वो नहीं मिल पाते हैं तो लगातार मुख्यमंत्री आवास पे छुट्टी के दिन को छोड़ करके अधिकारी नियमित जन सुनवाई करते हैं, लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की रैली और भारतीय जनता पार्टी किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट करने जाती है तो आप बताओ, क्या 10-5,000 या 2,000 लोगों को क्या मुख्यमंत्री आवास में थोड़ी जाने दिया जाएगा? आप हाँ अधिकारी होते हैं, आप उनको अपना ज्ञापन दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनसे इसलिए उलझना चाहती है कि ताकि लाठीचार्ज हो। 4 वीरंगनाएं थी, 4 वीरंगनाएं थी, आपने उनके बाल और कपड़े पकड़ के रोड पे घसीटा, क्यों मुख्यमंत्री जी नहीं मिले? आप जवाब दीजिए। 4 वीरंगनाएं थी, 2,000 तो नहीं थी, 4 वीरंगनाएं थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री से उन्हीं दिनों के अंदर सारी वीरांगनाएं अपने पूरे परिवार से मुख्यमंत्री आवास में, आपने दूसरी वीरांगना, झूठ मत बोलिए टीवी चैनल पे, आपने दूसरी वीरांगना को बुलाया, जो 4 प्रोटेस्ट कर रही थी उनसे नहीं मिले मुख्यमंत्री, चाय पानी पिलाया गया और आप उन 4 वीरांगनाओं से क्यों नहीं मिले? किस चीज का डर था? जिन 4 वीरांगनाओं की आप बात कर रहे हैं, वो 4 वीरांगनाएं भूलवश भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित नेताओं के हाथों में नहीं मिले, वो उनको बरगला रहे थे। जवाब दीजिए तरीका ठीक नहीं था, लेकिन राजस्थान में वीरांगनाओं के लिए जवाब दीजिए। के लिए क्या आपकी पुलिस ने उनकी साड़ी और बाल पकड़ के रोड पे नहीं घसीटा? अच्छा पैकेज कहीं भी नहीं है। क्या पुलिस ने उनकी साड़ियां और बाल पकड़ पकड़ के रोड पे नहीं घसीटा? किस चीज का डर था? मुख्यमंत्री जी ने क्यों उनको आधे घंटे का समय नहीं दिया? 15 दिन तक वो रोड पे बैठी रही। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, आप सोचिए कि अगर अपने घर की बहन बेटियां ऐसे रोड पे बैठी रहे, क्या हमें अच्छा लगेगा? और बिल्कुल अच्छा पैकेज राजस्थान में बना रखा है, इतना अच्छा पैकेज तो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। तो क्यों नहीं मिले? जवाब दीजिए। 4 वीरांगनाओं से क्यों नहीं मिले? चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। मैं अनिल आपके पास 30 सेकंड के लिए आना चाहूंगा। ये तो मुझे लगता है कि कोई आखिरी मुद्दा नहीं है, चुनाव तक यही सिलसिला चलता है। यही तो लोकतंत्र की खूबी होती है कि चलिए, वो गांव में कहते हैं कि जिसकी जो जमती है वो उसी को मचका जाता है। यानी कि जिसके लगता है कि वो उसके मटकी फोड़ के चला गया, किसी के थप्पड़ मार के चला गया, जो बच्चों के हुड़दंग चलते हैं गर्मी की छुट्टियों में, उसी टाइप से लोकतंत्र का पर्व चलता है। तो बीजेपी भी होगी आक्रोशित। ये तो हम बीजेपी कांग्रेस की बात करते हैं। अभी हनुमान बेनीवाल जी बाकी हैं, अभी सीपीएम बाकी है, आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखाने के लिए आएगी, बीएसपी भी आएगी, तो बहुत सारे लोग आएंगे। अभी तो हम वो बातें कर रहे हैं। और यहां एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा कि वास्तव में जनता का जुड़ाव, जनता की चिंता, आपने एक बड़ी अच्छी बात उस समय कही कि देखिए, राहत कैंप का मकसद कुछ और भी है, ताकि पब्लिक उस योजना, उस प्लानिंग से भी इंट्रोड्यूस हो सके। क्योंकि अभी खेतों में कोई जाएगा नहीं, 1 महीने का अवकाश रहेगा। एक तरह से गर्मी की छुट्टियां हमेशा यही होता है। तो ये जो सफर रहेगा उसमें काफी कुछ सरकार की योजनाएं पब्लिक के जहन तक उतारने की कोशिश की जाएगी।
बिल्कुल पब्लिक फ्री है, खेतों की कटाई हो चुकी है, फसल पूरी तरह से लोग, किसी की मंडी पहुंच गई है, किसी की मंडी पहुंचने वाली, तो ऐसे में ये जो फ्री समय है, इसमें एक अच्छी बात ये भी होगी कि बीजेपी विपक्ष के नाते जनता के बीच में, हालांकि पहले से जन आक्रोश का कैंपेन चल रहा है, लेकिन मुद्दों की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में लेके जा रही है। यहाँ के जो मुद्दे हैं, सरकार जिसमें फेल हो रही है, बीजेपी जो दावा यहाँ पर कर रही है, और सरकार 10 चुनिंदा योजनाओं को बताई रही है। हालांकि योजनाएं कई यहाँ पर लागू की गई हैं, लेकिन उसमें फोकस जो मेन जो योजना है वो कैंप के माध्यम से बताएगी। अगर ये मुहिम आगे चलती है, शायद जनता भी इसकी तारीफ करेगी कि जो बयान की राजनीति होती थी, कई बार ये कहते थे कि फला को अपशब्द कह दिया गया, उसके ऊपर उससे वंचित रह गया। अगर ये मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव तक जाते हैं तो ये कहा जा सकता है कि 2023 एक मिसाल कायम होगा, और 2024 में जो सरकार बनेगी शायद वो 5 साल के लिए एक विजन बना के चलेगी और फिर मुद्दों पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये जो राहत की बात यहाँ पर कही जा रही है, ये राहत की बात आम जन से जुड़ी हुई है। आम जनता को किस तरह से राहत दी जा सकती है, इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं हैं जो सरकारें पैदा करती हैं। अब उसको आप पूरी तरह से कैसे उससे सफल हो पाएंगे, कैसे उसका बेनिफिट मिल पाएगा। और देखिए, योजनाएं हर गवर्नमेंट बहुत अच्छी बनाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जनता के लिए बनाती है, क्योंकि जनता के पीछे एक बड़ी परीक्षा के लिए जाना है उससे। लेकिन मॉनिटरिंग जरूर होनी चाहिए कि वास्तव में राहत जो देना चाह रहे हैं वहां पे लोगों को मिल भी रही है कि नहीं मिल रही। राजकुमार जी, आपको मैं आगाह करना चाहूंगा इसके लिए, इसकी मॉनिटरिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, उच्च स्तर पे बैठे हर व्यक्ति केवल आंकड़ों पे खेलते हैं, रिपोर्ट्स मांगते हैं, वहां धरातल पे क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका मुझे लगता है कि ख्याल रखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।